चलो आओ देखो, शुरू करते हैं। आवेश के गुणधर्म चल रहा था, दो अपन पढ़ चुके हैं, अब अपन कौन सा पढ़ेंगे? तीसरा गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का संरक्षण। संरक्षण यानी बचा के रखना है। किसको? आवेश को। तो आवेश कहीं जा रहा है क्या? नहीं। तो वही हम कह रहे हैं कि संरक्षण का मतलब होता है बचाना। दो हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज तीसरी है, गुणधर्म जो है ये तीसरा है। ठीक है, पुराने लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो देखो बेटा, जब भी संरक्षण या कंजर्वेशन नाम आता है तो हमेशा एक चीज याद आती है कि ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसको? किसी भी चीज को जिसकी बात चल रही है। यहाँ पे आवेश की बात चल रही तो आवेश की, ऊर्जा की बात चल रही तो ऊर्जा की, और कोई चीज और चल रही होगी, मोमेंटम, संवेग। संवेग का भी संरक्षण होता है। संवेग संरक्षण पढ़ा होगा आपने पिछली कक्षाओं में, 11वीं में। तो इसके लिए हमेशा एक ही बात ध्यान रखो, समझ आ गया? एक ही बात। क्या बोलना है? इंग्लिश वाले देखो, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। बैठ गया? हिंदी में बात करें तो विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या किया जाता है फिर? स्थानांतरित किया जा सकता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। बैठ गया सीधा सा। और अगर ऊर्जा आती तो ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। बैठ गया? बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए बेटा यहाँ से फिर क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखना। और इस बार मैंने जैसे बताया आपको कोर्स बहुत कम हुआ आपका, तो इस चैप्टर को तो मतलब आपको बिल्कुल ऐसे चाटना जैसे प्लेट में खाना नहीं चाट जाते हम लोग, कुछ बचता है चाटने के बाद, जैसे बिल्ली चाट जाती है, कुत्ता चाट जाता है प्लेट को पूरा। कोई खाना डाले हो प्लेट में तो पता चलता आपको। चलो देखो बेटा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब हमें यहाँ पे सिद्धांत लगाना है संरक्षण का, विद्युत आवेश का, कि कैसे विद्युत आवेश को हम संरक्षित रख सकते हैं। तो इसके अंदर हम जो पहली चीज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे घर्षण विद्युत। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग रगड़ रहे थे। किसको? दो वस्तुओं को, दो ऑब्जेक्ट को रगड़ रहे थे, रब्ड कर रहे थे दो ऑब्जेक्ट को। तो क्या हो रहा था? चार्ज हो रहे थे। ठीक। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक। अब देखो बेटा, इसको समझो। हमारे पास में क्या था? ग्लास रॉड थी, कांच की छड़ थी। कैसी होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। इसको हमने रब्ड किया, रगड़ा। किसके साथ? ग्लास रॉड को हमेशा किसके साथ रगड़ेंगे? डबल एस आ रहा है तो एस से याद, मैंने कहा था याद रख लेना, एस आ रहा है, चाहे डबल हो चाहे सिंगल एस हो, लेकिन पीछे एस आ रहा है तो खटाक से हमें याद आ जाता है सिल्क क्लॉथ। रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। तो क्या हुआ? ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, धनात्मक आ जाते हैं, और इसमें ऋणात्मक आवेश आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। आवेश पढ़ा है हमने, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव धनात्मक आवेश लिख लेना, हिंदी वाले धनात्मक और ऋणात्मक। अब देखो इन चीज़ों को ढंग से समझोगे ना तो फिर फिजिक्स को ढेर करेंगे थोड़ी देर बाद में। ठीक है ना? आगे जब हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे ना, जल्दी से पहुंचना अब हमको उन पे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना। क्या आप लोग आगे भी ले सकते हो, वीडियो देख रहे हो तो, है ना? तो मेरा तो ये काम है पूरा पढ़ाऊँ, लेकिन फिर अब हम थोड़ी स्पीड अप भी करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, पहले क्या था कि पहले ग्लास रॉड चार्ज थी? नहीं थी। पहले क्या थी? उदासीन थी। उदासीन मतलब न्यूट्रल। सिल्क क्लॉथ, रेशम का कपड़ा, चार्ज था? नहीं था। क्या था? उदासीन था, न्यूट्रल था। ठीक है, लेकिन जैसे ही, तो वो तो हो गया पहला प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस में हमने क्या किया? इनको रगड़ना चालू किया। ये दोनों चार्ज नहीं, अनावेशित है, अनचार्ज बॉडी यहां पड़ी हुई है। ठीक है, गुड। अब इनको पास में लाकर रगड़ना चालू किया, रब्ड किया, तो क्या हो गया? एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। कैसे पता चला? ग्लास रॉड। अब हमें क्या है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या है कि इसको नाम दे दिया कि जो ग्लास रॉड है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। चार्ज क्या हुए? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ही तो गए, ट्रांसफर ही तो गए। कौन? चार्ज। क्या हुए? ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। माइनस इसके पास आ गए, इसके पास प्लस आ गए। चार्ज क्या हो गए? स्थानांतरित हो गए। तो देखो बेटा, अब इसमें क्या है कि पहले ये वस्तु अनावेशित थी, अनचार्ज थी, और अब हमने इसको रगड़ा तो चार्ज हो गई। तो क्या हुआ? चार्ज ही तो ट्रांसफर हुआ एक बॉडी से दूसरी बॉडी। तो बस ये खत्म है, घर्षण विद्युत खत्म।
फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक, खत्म। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं हम। सेकंड जो हमारा कहता है, लिख लेना बेटा इनको, ये बड़े 2-3 है, काम की है। एबोनेट से समझाना हो तो एबोनेट से समझा देना, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल आप ले सकते हो। एबोनेट कैसी होती है, नेगेटिव। तो एबोनेट को किसके साथ रगड़ेंगे? कैट फर, बिल्ली की खाल के साथ। फर यानी स्किन ही बोल दो। अब देखो बेटा सेकंड आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड कहता है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब होता है शून्यकरण या शून्यीकरण कर दो, या उसको अपनी नॉर्मल भाषा में अगर अपन बोले तो सर्वनाश। ऐसे शब्द आ जाए तो डरना नहीं है ऐसे शब्दों से। समझ में आ गया? ऐसे आएंगे शब्द, एनिहिलेशन, सर्वनाश, शून्यीकरण। क्या कर देता है शून्यकरण? तो देखो बेटा इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यहां से फिर एक नई चीज और पैदा होगी तो वो भी सीखने को मिलेगी। क्या कहलाता है शून्यकरण? इन विच, थोड़ा सा लिख लो। जब भी देखो संरक्षण आए तो वो लाइन, 2 लाइन तो लिखनी है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हिंदी वालों को क्या लिखना है कि आवेश ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं ना नष्ट किए जा सकते हैं, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। कौन? चार्ज। इन विच एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एंटी पार्टिकल, प्रतिकण। समझ में आ गया? कौन होता है? पॉजिट्रॉन। बस ये समझना बेटा, पॉजिट्रॉन। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ वरना क्या है कि समझ में नहीं आएगा। प्रोटॉन समझ बैठोगे। पॉजिट्रॉन नया नाम आया कि नहीं आया? पॉजिट्रॉन, समझ में आ गया? पॉजिट्रॉन। ये लो, क्या होता है कि इन विच एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एंटी पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का अभी तक तो हम समझते थे प्रोटॉन होता है, लेकिन अब हमें पता लगने लगा है कि नहीं, उसका प्रतिकण एंटी पार्टिकल, उसका अपोजिट कौन हो गया? पॉजिट्रॉन हो गया। क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। कोलाइड विद ईच अदर, कोलाइड विद each other and disappear, collide with each other and disappear, thus releasing energy, thus releasing energy। कौन सी एनर्जी? कौन सी एनर्जी? एनर्जी भी बहुत सारी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये एनर्जी निकलती है जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टकराते हैं। अभी हम समझा देंगे अच्छे से आपको, ठीक है ना? रिलीजिंग एनर्जी आ गया, तो आगे अब लिखो विच डू नॉट हैव चार्ज। किसके अंदर? एनर्जी के अंदर। जो एनर्जी निकली है उस एनर्जी के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। विच डू नॉट हैव चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो पहले हिंदी में लिख दूं मैं एक बार। इलेक्ट्रॉन और उसका प्रतिकण पॉजिट्रॉन आपस में टक्कर करते हैं तथा कौन सी ऊर्जा निकालते हैं? तो वे परस्पर हैं, तो वे परस्पर विनाश कर विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। आगे क्या है? जो आवेश रहित होते हैं, जो आवेश रहित होते हैं। रहित यानी जो साथ में नहीं है, और जो साथ में उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सहित। बैठ गया? जो आवेश रहित होता है। और इसके अंदर क्या है? हाँ, शून्यीकरण की इस प्रक्रिया में आवेश पहले शून्य था और
प्रक्रिया के बाद भी आवेश शून्य होगा। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अब मैंने लिख दी, इसको मैं समझा देता हूं। अब सबसे पहले तो अब हम किसकी बातें करेंगे? सबसे पहले तो हम पॉजिट्रॉन की बातें करेंगे कि ये आया है तो ये कौन है। तो पॉजिट्रॉन को लिखते कैसे हैं? कहां दिख रहा है? हाँ, पॉजिट्रॉन दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। पॉजिट्रॉन को कैसे बताते हैं? इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन का ही तो एंटी पार्टिकल हुआ ना, हम इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, तो जब इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं तो इसका अपोजिट यही आएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिट्रॉन। बैठ गया। सबसे पहले तो ये लिख दिया हमने पॉजिट्रॉन। क्या होता है इसका? सेम मास, सेम मास, द्रव्यमान बराबर होता है, बराबर होता है। क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है सेम मास बट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। समझ में आ गया बेटा? चार्ज जो आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -31। नहीं बेटा, वो तो हमने तो मिक्स कर दिया मास और चार्ज को। हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है ना? तो जब इस पे ये होता है और इसका हम जनरली क्या लेके चलते हैं? माइनस लेके चलते हैं। लेकिन जब सवाल करेंगे तो इसको प्लस लेके चलेंगे, क्योंकि वो हम क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड लेते हैं, परिमाण लेते हैं। वो भी सिखा देंगे जब सवाल लेंगे तब, ठीक है? तो यहाँ पे इसका क्या लेंगे? प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब देखो बेटा क्या बोल रहा है? इक्वल होता है कौन? आवेश। आवेश बराबर होता है, हाँ होता है, पर अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे हो गया? विपरीत हो गया। एक प्लस हो गया और दूसरा माइनस हो गया। कौन? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन कैसा होता है? सेम मास होता है, द्रव्यमान बराबर होता है। किसके? इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है पॉजिट्रॉन का। समझ में आ गया? कहां पे पाया गया था? इट वॉज फाउंड इन कॉस्मिक रेज। अब ये क्या किताबों में है नहीं, तो अंतरिक्ष किरण में पाया गया। ये अंतरिक्ष से जो किरणें आती है ना, अंतरिक्ष से किरणें, कॉस्मिक रेज जो हम बोलते हैं, उसमें पाया गया था ये, ठीक है? तो 1928 में तो सबसे पहले इस पे क्या दी गई थी? थ्योरी दी गई थी। फिर 1930 में क्या किया? पता लगा लिया गया, 32 में सॉरी, डिस्कवर कर लिया गया। और इसी टाइम 1932 में एक चीज और निकल के आई थी, न्यूट्रॉन। समझ आ रहा है? एक न्यूट्रॉन की खोज हो गई थी। किसने की थी? सर जेम्स चाडविक ने। और उसी के बाद ही तो हमारा वो बम बना है, कौन सा? न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर बम, हाँ, उसी के बाद पॉसिबल हुआ है। 32 में खोज की, 40 में बना दिया और 45 में फोड़ दिया, फैट बॉय करके। कहाँ पे? हिरोशिमा में, और फिर नागासाकी पे, है ना? इसलिए हम क्यों नहीं बना पा रहे थे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब? क्योंकि तब तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन के बिना तो बनाना मुश्किल है। तो 1928 में तो ये थ्योरी दी गई थी और 1932 में इसको ढूंढ लिया गया। किसको? पॉजिट्रॉन को। कहां मिला? अंतरिक्ष किरण में। कौन सी? कॉस्मिक रेस। कहां से आती है? अंतरिक्ष से आती है जो। बैठ गया? तो ये है पॉजिट्रॉन की पूरी कहानी। अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है? हमने क्या लिखा है? कोलाइड। कोलाइड यानी टक्कर। कौन? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं। तो आपने एक सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक इक्वेशन पढ़ी होगी, दिख रहा है क्या? हाँ, अरे बहुत दिख रहा है। तो E बराबर mc²। अभी तक हम बचपन में ये पढ़ते हुए आए हैं कि द्रव्यमान को हम बदल नहीं सकते, यही तो पढ़ते आए थे। और पहले, उससे पहले अभी जो हमने लेक्चर किया उसमें हमने ये बता दिया कि द्रव्यमान भी साला परिवर्तित हो जाता है। बैठ गए? तो अब हम क्या बोल रहे हैं? हम तो द्रव्यमान को परिवर्तित क्या कर रहे हैं? हम तो द्रव्यमान को खत्म कर रहे हैं। देखो कैसे। हाँ, ये क्या होती है? ऊर्जा, एनर्जी निकालना है। किससे? मास से। इनके अंदर मास है? हाँ है, बहुत कम है। कितना है इलेक्ट्रॉन में? 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो मास उसका भी उतना ही होगा। पॉजिट्रॉन का ये E+ आ जाता है लिखा हुआ, यहाँ लिख दिया मैंने पॉजिट्रॉन पे। और मास से हम क्या निकाल रहे हैं? ऊर्जा निकाल रहे हैं। लेकिन टक्कर होनी चाहिए, कोलाइड होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? टक्कर होनी चाहिए। टक्कर किस गति से होनी चाहिए वो आप समझ गए, ठीक है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में ऐसी टक्कर करते हैं जोरदार, क्या निकलती है? ऊर्जा, एनर्जी। मास क्या हो गया? खत्म। तो देखो कैसे लिखते हैं इस इक्वेशन को। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्लस कर दी, क्या बन गया? गामा रेडिएशन। क्या लिखेंगे? 2 गामा रेडिएशन निकल रही है।
अब आपकी किताब में बेटा एक दे रखी है, और अगर एक दे रखी है तो ये समझ लेना वो किताब पुरानी है और नई किताब है, उसमें दो कर दिया गया है। समझ में आ गया? एक ही दे रखी इधर और कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा करके, MEV करके, ठीक है ना। तो ये दो निकलती है, नई वाली के अंदर ये अपडेटेड हो गया। गामा रेडिएशन, गामा विकिरण निकलते हैं, गामा विकिरण। तो इस विधि से भी हम आवेश को संरक्षित मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं? देखो बेटा, इसका चार्ज निकालो, कुल आवेश कितना था रिएक्शन से पहले, अभिक्रिया से पहले, कुल आवेश दिख रहा है क्या? हाँ, टोटल चार्ज या नेट चार्ज। टोटल वोटल मत करो, अब बड़ी क्लास में आ गए, नेट बोला करो, ठीक है। कुछ नहीं है, नेट, नेट नाम है, नेट चार्ज निकालो बेटा। नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज तो जीरो है, हम जानते हैं, क्योंकि एक पे प्लस है दूसरे पे माइनस, और प्लस माइनस क्या कर देंगे, एक प्लस का 5 है और दूसरा माइनस का 5 है, सटाक से क्या कर देंगे, काट देंगे, तो क्या हो जाएगा? कुल आवेश कितना आया बेटा? जीरो। और ये तो हमें पहले ही बता दिया, विच डू नॉट हैव चार्ज। किसके अंदर? जो एनर्जी निकलती है। एनर्जी कौन सी निकली? गामा रेडिएशन। प्रक्रिया के बाद आवेश शून्य होगा, कहाँ करते हैं? जो आवेश रहित होते हैं, आवेश रहित होते हैं या आवेश रहित होते हैं, आवेश है ही नहीं। आवेश कितने? नेट चार्ज, नेट चार्ज कितना है? जीरो। तो समीकरण से पहले, इक्वेशन से पहले भी कुल आवेश जीरो, इक्वेशन के बाद भी कुल आवेश जीरो। इक्वेशन से, समीकरण से पहले नेट चार्ज जीरो और समीकरण के बाद भी नेट चार्ज जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? तब आगे चले फिर। अब पॉजिट्रॉन के बारे में ध्यान रखना, तो जब आगे पढ़ोगे तो ये काम आते हैं आगे, ठीक है ना, पॉजिट्रॉन। और तो छाप लो, तो मैं मिटा देता हूं और क्या। अब देखो बेटा, पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन है इसी में आपके किताब में, ठीक है। तो ये तो समझ में आ ही गया। अब हम करेंगे युग्म उत्पादन, ठीक है। हाँ, पेयर प्रोडक्शन, पेयर भी दिख रहा है, प्रोडक्शन भी दिख जाएगा फिर तो। गुड, पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन, ठीक है। इसको अलग समझ लेना, इसको मत समझ लेना इसके अंदर। अब जब हम ये बोल रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन और उसका प्रतिकण, एंटी पार्टिकल, पॉजिट्रॉन की क्या करवा रहे हैं? टक्कर करवा रहे हैं। टक्कर करवा रहे हैं तो क्या निकल रही है? ऊर्जा निकल रही है। बताओ खुद से, हमने टक्कर करवाई किसकी? जैसे टक्कर होती कि नहीं होती हाईवे पर, वैसे यहां पे टक्कर हो रही थी किसकी? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की। तो क्या निकल रही थी? एनर्जी निकल रही थी। उस एनर्जी पे चार्ज था? नहीं था, आवेश रहित होती, ठीक है। तो इससे यह बना। तो साइंस ये बोलती है कि जब इससे यह बना तो क्या इससे यह बनेगा? तो हम युग्म उत्पादन कर रहे हैं। पेयर, पेयर यानी जोड़ा, ये जोड़ा वापस बनेगा। कैसे बनेगा? देखो बेटा, इसके लिए हमें एक हैवी मेटल लेना पड़ता है, जो भारी तत्व, धातु हो, कोई भारी धातु। तो प्लेटिनम क्या होती है? भारी धातु होती है, हैवी मेटल बोलते हैं इसको, हैवी मेटल, भारी धातु। भारी धातु को दो गामा रेज के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है। हाँ, तो एक क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या बन जाता है? पॉजिट्रॉन। बैठ गया? ये गामा रेडिएशन है, लेकिन कितनी ली? दो ली। बैठ गया? यानी इससे हमें वापस वो मिल गया। तो अच्छी अच्छी बात, गुड, हो गया हमारा काम खेल। तो अब हम बोल रहे हैं कि कुल आवेश, नेट चार्ज जीरो रहता है। तो हमारे यहां पे तो थ्योरी गलत हो रही, नेट जीरो का हुआ। देखते हैं इसको देखो, रिएक्शन को। इसमें क्या है? ये आवेश रहित होती है, हाँ ऊर्जा है ये। तो कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण है ये। कहां गया विद्युत चुंबकीय विकिरण? ये रहा। कौन? गामा। और प्लेटिनम क्या होता है? धातु पे कोई आवेश हम मान ही नहीं चल रहे थे, ठीक है। तो कितना था? जीरो। क्या था? नेट चार्ज, कुल आवेश जीरो था अभिक्रिया। और अभिक्रिया के बाद में कुल चार्ज कितना होगा बेटा? प्लस माइनस टकराएंगे तो वैसे ही जीरो होंगे। तो हमने यहाँ पे बता ही दिया, ये कुल आवेश कितना है? जीरो है। तो कुल चार्ज पहले भी जीरो था, कुल चार्ज बाद भी जीरो है। नेट चार्ज पहले भी जीरो और नेट चार्ज अभी भी जीरो। तो इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। ये जीरो, शून्य, शून्य। अब देखो बेटा, इसमें से क्या है ना, क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो वर्ड है ना, ये क्या है कि आगे शायद मैं भी भूल जाता कि पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है। इसलिए मैंने अभी इसको बता दिया कि एनिहिलेशन, इस नाम से डरना नहीं है। इस नाम को थोड़ा इससे, ऐसी टर्मिनोलॉजी से दोस्ती करना सीखो। एनिहिलेशन मतलब शून्यकरण भी क्यों याद कर? सर्वनाश। और सर्वनाश कब होगा? जब टक्कर होगी। और टक्कर किसकी होगी? ये नया आपने सीख लिया है, अब ध्यान में रहना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो ये हो गया इसका विद्युत आवेश संरक्षण का, जो हम तीसरा पढ़ रहे थे उसका दूसरा पार्ट हुआ है। पहला क्या था?
घर्षण विद्युत, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब इसके अंदर सेकंड एनिलेशन आ गया, और एनिलेशन का उल्टा कौन हो गया, युग्म उत्पादन हो गया। इससे ये बना तो उससे वो बन जाएगा। ठीक है, बुक में अगर एक दे रखा हो तो डरने की जरूरत नहीं है। नया कोर्स जो है, नया कोर्स का नई बुक जो है, अब नई बुक कहाँ मिलेगी, अब सबसे बड़ी तो आपके जो बोर्ड की वेबसाइट होती है, राजस्थान बोर्ड की, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है, वहाँ पे सब मिल जाता है। ठीक है, वहाँ पे नई आती रहती है कि किस में कहाँ गलती थी, तो उसको वो लोग सही करते रहते हैं। तो इसको मैं अब मिटा देता हूँ, और अब अपन चलते हैं आगे तीसरे पार्ट पे। ठीक है, गुड। अब देखो बेटा, तीसरा तीसरा पहला पढ़ लिया फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक, घर्षण विद्युत। दूसरा पढ़ा एनिहिलेशन, और उसी के साथ पढ़ा हमने पेयर प्रोडक्शन, युग उत्पादन, और एनिहिलेशन मतलब शून्यीकरण, सर्वनाश। बैठ गया। अब इसी में तीसरा आता है कि रेडियोधर्मी क्षय या न्यूक्लियर अभिक्रिया द्वारा आवेश संरक्षण कैसे रहता है, समझाइए। नहीं है आपके क्या बोलते हैं बुक के अंदर की रेडियोधर्मी क्या होते हैं, ये सब बुक में है। रेडियोधर्मी क्या होते हैं मैंने वो समझा दिया थोड़ा, रेडियो एक्टिव डीके, और रेडियोधर्मी क्या होते हैं उसकी परिभाषा लिख दी। तो देखो बेटा क्या होता है, रेडियोधर्मी कौन होते हैं, अजीब सा नाम है, रेडियो टाइप का, है ना। इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस, अनस्टेबल यानी अस्थिर परमाणु है, ठीक है, न्यूक्लियस लूजेस एनर्जी बाय रेडिएशन, एनर्जी फेंकता है विकिरण के रूप में। ठीक, अ मटीरियल कंटेनिंग अनस्टेबल न्यूक्लाई, अगर किसी मटेरियल के अंदर अनस्टेबल न्यूक्लाई है तो वो खुद रेडियो एक्टिव कहलाता है। तीन टाइप के रेडियो एक्टिव मैंने जो जनरली काम आते हैं वो लिख दिए, होते और भी बहुत सारे हैं। अल्फा डीके, अल्फा क्षय, बीटा डीके, बीटा क्षय हिंदी में बोल देता हूँ, और गामा डीके, डीके मतलब क्षय, ह्रास होना, किसी चीज की कमी होना। तो अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय और अक्षय। बॉलीवुड एक्टर नाम ये अक्षय, और ज्यादा ट्विंकल खन्ना, है ना। चलो देखो पढ़ाई में मजाक तो चलेगा, सीधी सी बात है, मजाक के बिना। और अगर ये तीन है तो उधर अक्षय के साथ भी तीन ध्यान याद कर लो। एक तो अक्षय में कौन कौन से होते हैं, एक तो रवीना टंडन होती है, ट्विंकल खन्ना होती है, और तीसरा शिल्पा शेट्टी, याद कर लो। ठीक, गुड। तो रेडियोधर्मी वह प्रक्रिया होती है, अब रेडियोधर्मी हिंदी में, जिसमें एक अस्थिर परमाणु, अब अस्थिर परमाणु को समझ में नहीं है, अरे जो आगे टूटता रहता है अस्थिर परमाणु, एटम, अपने नाभिक से आयनीकारी विकिरण, आयनीकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हैं, खुद निकालते हैं, रेडियोधर्मी कहलाते हैं। यूरेनियम पहला खोजा गया प्राकृतिक रेडियोधर्मी या रेडियो सक्रिय भी बोलते हैं, समझ में आ गया। रेडियोधर्मी बोल दो या रेडियो सक्रिय बोल दो, एक ही चीज है। सबसे पहला खोजा गया प्राकृतिक कौन सा है, यूरेनियम। ठीक है, अब देखो अगर यूरेनियम खुद अगर ऐसे टूट रहा है तो प्राकृतिक रेडियोधर्मी है, उसको नेचुरल बोल दिया इंग्लिश में, नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके हो गया उसका। हाँ, तो ये यूरेनियम है। और कौन कौन है ऐसे, कोई पूछ ले। रेडियम किसने बनाया था, पता किसने बताया था, मदाम क्यूरी ने, ठीक है, मैडम क्यूरी। रेडियम, रेडॉन, अरेडॉन, रेडॉन, यहां से याद रख लो। थोरियम, ठीक है। अगर मनुष्य द्वारा अभिक्रिया करवाई जा रही है इस प्रकार की तो कृत्रिम रेडियोधर्मी होती है, वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव होती है। कहाँ करवाता है मनुष्य, यही पूछ लेते, फिर बोलोगे सर मनुष्य कहाँ करवाते हैं। तो आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट देखे, नाभिकीय ऊर्जा बनती है जहाँ से, ठीक है। तमिलनाडु में ऐसे प्लांट है, अपने राजस्थान में भी है, कोटा के अंदर पास जगह है उसके पास में, रावत भाटा करके, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिससे बिजली बनती है। तो उसमें यूरेनियम की टक्कर होती है। वो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय शल्यन, वो बनाते जाता है, एक टकराता दो निकलता, फिर एक और टकराया, तो इस टाइप का। देखो ये एक यूरेनियम टकराया तो उसने दो निकाली यूरेनियम, और फिर और टकराया तो और इसने भी दो, इसने भी दो, फिर ये टकराया तो फिर इसने दो और निकाल दिए, फिर ये टकराया इसने दो, और फिर ऐसे चलता रहता है। नाभिकीय विखंडन शल्यन तो पढ़ रखे हैं तुम लोगों ने, ठीक है। तो वहां पे हमें ये अभिक्रिया करवानी पड़ती है। तो यूरेनियम को हम लोग उसमें क्या करते हैं, डाले, वहां बिजली बनती है उससे, यूरेनियम से। अब वहां पे भी देखो क्या होता है, कई बार न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर न्यूट्रॉन की स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। न्यूट्रॉन की स्पीड, न्यूट्रॉन की भी कोई स्पीड होगी, है ना, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ग्रेफाइड आता है ना पेंसिल के अंदर, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइड,
ऐसे कुछ ग्रेफाइट, पेंसिल के अंदर कौन सा होता है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट पता नहीं क्या बोलते, ग्रेफाइट ग्रेफाइट जो भी आता है पेंसिल के अंदर, जो ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक होता है, क्या होके अधातु होते हुए भी क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हु, ग्रेफाइट। समझ में आ गया? तो उसकी वजह से हम न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, कहां पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। समझ में आ गया? तो ये कुछ रेडियोधर्मी के बारे में है, लेकिन अब ये बोल रहा है कि रेडियोधर्मी से हमें आप ये बताओ कि विद्युत आवेश संरक्षण रहता है कि नहीं रहता है, क्योंकि हम सारे काम करके देखेंगे। ठीक है, तो हमने प्लांट बनाया, हम बिजली बना रहे हैं, बिजली जनता को मिल रही है, हमको मिल रही है, तुमको मिल रही है, सबको बिजली मिल रही है, तो बिजली मिल रही है, तो अब हम आवेश संरक्षण भी बता दें फिर वहां से। समझ में आया ना? तो तभी तो पढ़ रहे हैं ये सब चीजें। तो ऐसे रेडियो एक्टिव और ऐसे नाम है ना, डीके, हराश, डरने दोस्ती करो इन नामों से, किसी को बताओ। डीके मतलब हराश, क्षय, अल्फा क्षय, अक्षय, बीटा डीके, गामा डीके, और गामा तुम बना चुके हो। अभी इससे पहले वाले में क्या करवाया था, इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन की क्या करवाई थी, कोलाइड, टक्कर, क्या निकल रहा था, एनर्जी निकल रही थी। गुड। तो अब देखो इससे समझते हैं यूरेनियम की अभिक्रिया से। देखो बुक में है, टक से समझना। नंबर कितना होता है यूरेनियम का, 92। बैठ गए। ऊपर कितना होता है, 238। ऊपर क्या आता है, मास आता है। मास किस किस से मिलकर बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों से मिलकर मास बनता है, ये ध्यान रखना। ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 92 होंगे। गुड। तो अब देखो क्या निकलती है, हीलियम के न्यूक्लियाई निकलते हैं। हीलियम का नंबर कितना होता है, 2, और भार, मास कितना होता है, द्रव्यमान जो बोलते हैं, कितना होता है, 4 प्लस। अब देखो इसको ऐसे ही याद रखना है, ऐसे नहीं कि तीनों, यूरेनियम से सीधा हीलियम बन गया। बचे कितने, देखो नीचे 92 में से 2 चले गए, कितना बचा, 90। तो ये लिखा 90। 90 किसका नंबर होता है, थ्योरियम का। थोरियम, ये रहा थोरियम, TH से लिखते हैं थोरियम। ठीक है, 238 में से 4 चले गए, क्या बता, 200, बताओ 36, हो गया 36, आंकड़ा हो गया फिर तो अपना 234। ये अब देखो हमने क्या बोला, थ्योरम भी क्या है, एक क्या है, प्राकृतिक रेडियोधर्मी है। क्या करेगा, अस्थिर परमाणु है, आगे और टूटेगा, हाँ टूटेगा, आगे और टूटेगा, ये भी समझ में आ गया। अस्थिर परमाणु है, स्थिर नहीं है, अनस्टेबल है, और टूटेगा आगे। तो स्थिर कौन कौन से होते हैं, वो जरूरत का है याद रखने की, इनको याद कर लो बहुत है। रेडियो एक्टिव समझ लो, क्योंकि वो ज्यादा है नहीं आपके, और ज़्यादा अगर है तो फिर इनकी किताबें पढ़ो, पता लगेगा उसमें। तो ये अब इससे है, अब हम क्या समझेंगे आवेश संरक्षण क्या होता है। तो देखो ये क्या है, मैं इसको इलेक्ट्रॉन मान रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉन कितना था अभिक्रिया में, 92। रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन कितना आया, ये कितना है, 90। इसको मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, इसको इलेक्ट्रॉन बोल दिया, इसको भी मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, इसको नहीं बोल सकता क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल के होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, 90 इलेक्ट्रॉन, प्लस यहाँ कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ बेटा, 92 इलेक्ट्रॉन। इधर कितना हुआ बेटा, 92 इलेक्ट्रॉन। यानी आवेश, टोटल चार्ज जो पहले था वो भी तो बाद में है, तो क्या है, कंजर्व है, किसके अंदर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव डीके, न्यूक्लियर रिएक्शन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है ना, हिंदी वाले रेडियो धर्मी बोल दो, रेडियो सक्रिय बोल दो, और ये अपना जो चार्ज है, आवेश है, वो पहले भी इतना था अभिक्रिया से, और बाद में भी उतना ही था। यूरेनियम टूटा, हाँ किस में, थ्योरियम में। ठीक है, इसको बाद में याद करना, हीलियम से याद कर लेना। हीलियम कौन थे, हीलियम में क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल ही तो होते हैं। अरे समझो, अल्फा पार्टिकल हीलियम के अंदर, समझो, अल्फा पार्टिकल कहाँ थे, हमने पढ़ा था जब सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने वो गोल्ड फॉइल पे, सोने के पेपर पे टक्कर करवाई थी। ठीक है, यही तो लिए थे हीलियम के अल्फा पार्टिकल, ये रहा अल्फा पार्टिकल, खत्म। ऐसे याद रखना है, 9th में पढ़ चुके हैं, तो 9वीं में पढ़ चुके हैं, ये तो हम 9वीं में पढ़ चुके हैं, जरूरत ही कहाँ थी 12वीं में। तो फिर तो ये तो याद रहनी चाहिए चीजें। ठीक है, और समझते हैं इसको, और समझते, ये भूल जाओ, दूसरी लिख दो। नाइट्रोजन से याद कर लो, नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है, 7 नंबर होता है, मालूम होगा। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 8 किसका होता है, ऑक्सीजन। 9 किसका होता है, फ्लोरीन का। 10 किसका होता है, नियॉन का। गुड।
कितना होता है ऊपर 14। हमें क्या बताना है, हमें तो आवेश बताना है ना, हमें तो ये वाला बताना ही नहीं। मास मास के चक्कर में मत पड़ जाना, मास के चक्कर में हम नहीं पढ़ रहे, हम इलेक्ट्रॉन आवेश संरक्षण पढ़ रहे हैं, हम मास संरक्षण नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लस अभिक्रिया करवा दो इसकी, किसके साथ करवाएं, हीलियम के साथ करवा देते हैं। कितना होता है 2 और 4। अब देखो इधर एरो से पहले एक ही था, इधर एरो से पहले हमने 2 ले ली, ध्यान रखना, ऐसा नहीं उधर लेके चले जाओ। इधर एरो के बाद 2 बन रहे थे, इधर एरो से पहले 2, तो उधर क्या बन जाएगा, अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, फ्लोरीन में। बस तो फिर फ्लोरीन को, अब फ्लोरीन को एफ से लिखा जाता है कि एफ ई से लिखा जाता है, एफ ई से तो क्या हो जाएगा, फेरस हो जाएगा, यानी आयरन हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 9 और 14 4 कितने होते हैं, 18 होते हैं। फिर तुमको वो आते हैं आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, समस्थानिक आइसोटॉप्स और आइसोबार्स। पता चला हाइड्रोजन भी तीन तरह का हो गया है ना, वो आइसोटॉप्स वो भी है नहीं तुम्हारे। ठीक है, कितना है इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया के बाद में, ये रहा इलेक्ट्रॉन, कितना है 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में भी 9 इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हारी किताब में जो सिर्फ एक चीज़ नहीं दे रखी थी, वो रेडियोधर्मी नहीं दे रखे कि क्या होते हैं, मैंने रेडियोधर्मी बता दिया है। डेफिनेशन है ये भी, परिभाषा, कि जो एक अस्थिर परमाणु जो होता है वो अपने नाभिक से आयनीकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है, विकिरण के रूप में, रेडिएशन के रूप में आयनीकार। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ऐसी प्रक्रिया या ऊर्जा निकालते हैं, क्या कर कहलाते हैं, रेडियोधर्मी कहलाते हैं। इंग्लिश वालों के लिए लिख दी, हिंदी वालों के लिए पढ़ना तुमको। रिएक्शन तो यूरेनियम पहला खोजा गया है, सबसे पहला खोजा गया तत्व है प्राकृतिक, नेचुरल। और कृत्रिम जो मनुष्य करवाते हैं, कहाँ करवाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। ठीक है, बिजली बनती है जहाँ पे, आर्टिफिशियल होते हैं वो, इसमें और कुछ बचा नहीं। गुड, अभिक्रिया करवा दी, इलेक्ट्रॉन को देखना है, क्योंकि आवेश क्या होता है, ये तो है आवेश का सबसे छोटा रूप कौन है, इलेक्ट्रॉन, बता दिया 92 में होता है 90। इसमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखना कि हीलियम, क्योंकि हमने बोला है कि अल्फा डी के होता है या बीटा डी के होता है या गामा डी के होता है, तो अल्फा से होता है या बीटा से होता है या गामा से होता है, अक्ष से होता है। ठीक, गुड, ऐसे याद क्या करो, जोड़ा करो चीज को, एक चीज से दूसरी चीज को लिंक करोगे। जैसे बच्चा क्या सोचता है कि मैं रोज 2 मीनिंग याद करूंगा इंग्लिश के तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। मीनिंग याद करने से कोई इंग्लिश अच्छी नहीं होती। अगर उस मीनिंग को अगर आप रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे, बोलने में, इंग्लिश बोल चाल में अगर नहीं लाओगे, तो आप याद नहीं कर पाओगे। वो 2 मीनिंग अगर 15वें दिन तुमसे पूछेंगे इन 2 मीनिंग का मतलब क्या होता है, तो फिर तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, यूज में लाओ, बोलो चीजों को, ये जो पसंद है लिखते हैं। बैठ गया, ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। और अब ये दिया किसने था, ये हम बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो था, ये ढंग से समझ लेना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो है वो वैलिड है, वैलिडेट हो चुका है ये। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आवेश अब कहीं पे संरक्षित रहता है कहीं पे नहीं रहता ना, वैलिड हो चुका है। ठीक है, ठप्पा लग गया इस पे, किसने लगा दिया, सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, नाम तो सुने होंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन का, वैलिड है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको प्रपोज किया था कि हाँ ठीक है, वैलिड है, जो आवेश है वो संरक्षित रहता है। आवेश क्या होता है, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, बट स्थानांतरित कर सकते हैं। बैठ गया, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर और वन बॉडी टू अनदर बॉडी। रह जाएगा याद, एनिहिलेशन, रेडियोएक्टिव डीके, पेयर प्रोडक्शन, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक। तो फिर तीसरा पूरा खत्म हो गया, तीसरा। अब आता है नंबर चौथा, करें चौथा भी, उतार लो फटाक से सटाक, ताकि मैं इसको फिर मिटा देता हूं। ठीक है, चौथा क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। नया वर्ड आया क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण क्या मतलब होता है, सीखते हैं टर्मिनोलॉजी, मजा आएगा। तो देखो बेटा, क्वांटी का मतलब क्या होता है, क्वांटी का मतलब होता है पैकेट्स। क्वांटी मतलब पैकेट, यानी एक बंडल पैक करके दे दिया, समझ में आ गया, नहीं है बंडल, एक पैकेट दे दिया आपको, आप रवाना। अब दूसरा बंडल दिया, आप रवाना, समझ लो ऐसे।
ये एक ले लिया, रवाना गए, अब फिर ये दूसरा पैकेट, फिर ये तीसरा पैकेट, फिर ये चौथा पैकेट, फिर ये पांचवा पैकेट। ठीक है, जैसे एक बीड़ी का बंडल होता है, बीड़ी पीते ना, बीड़ी बंडल। अभी अगर कोई पिएगा तो पूरा बंडल जलाएगा क्या? नहीं, एक बीड़ी निकालेगा ना, समझ रहे? तो वो बंडल क्या हो गया? पैकेट हो गया। उसके अंदर क्या है? बहुत सारी बीड़ियां हैं। ठीक है, तो एक ये आया हमारे पास में, एक चकोर सा आया, इसके अंदर क्या? इलेक्ट्रॉन है, फिर खत्म। तो इसको हिंदी में डेफिनेशन देखो क्या, किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान, आदान और प्रदान, देना या लेना सतत ना होकर विविक्त होता है, तब यह आदान प्रदान क्वांटित कहलाता है, लगातार नहीं चलता। वो इंग्लिश में देखो, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट इन ओनली इन डिस्क्रीट लम्प्स और पैकेट्स एंड नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, लिखी नहीं लिखी इंग्लिश, क्या बोला मैं? व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी exists only in discrete lumps or packets and not continuous, ये ब्रैकेट में कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, विविक्त होना चाहिए टुकड़ों में। इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। समझ में आ गया ना? यानी क्या हो रहा है, अब हम किसी को देन लेन कर रहे हैं, किसका? इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा और कैसे आएगा वो देखेंगे इसके अंदर। पैकेट में जाएगा, ठीक है, द स्मॉल पैकेट तो जाएगा, ये पैकेट, द स्मॉल पैकेट इज नोन एज क्वांटी, द स्मॉल पैकेट इज, पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटम, पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटम। और वैसे इंग्लिश में क्वांटम का मतलब होता है बहुत सारे, क्वांटम, ठीक है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, क्वांटम, हाँ शायद बहुत सारे होता है, कुछ क्या कम होता है, बहुत सारे होता है, ठीक है। When a physical quantity exists only in discrete lumps or packets, not continuous, continuous लगातार नहीं होना चाहिए, सतत, सतत यानी लगातार, सतत यानी हिंदी में इसका मतलब होता है लगातार, लगातार ना होकर विविक्त होता है, तब ये आदान प्रदान क्वांटित कहलाता है। तो क्या है, हमें समझ में नहीं आया सर ये, ठीक है। जो स्मॉल पैकेट्स होते हैं वो क्वांटम कहलाते हैं, ठीक है। तो बीड़ी के अंदर, बंडल के अंदर बीड़ियां डाल दी और एक बंडल पैक कर दिया और आपको दे दिया कि ये लो चाओ, ठीक है। अब आप पियोगे तो पूरा बंडल नहीं जलाओगे, एक एक बीड़ी निकाल के जलाओगे, ठीक है। हाँ, वी नो दैट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, और एग्जाम्पल है तभी समझ में आएगा। सिगरेट के पैकेट से समझ लो, पैकेट लेके आए हो तो पूरा थोड़ी जलाओगे पैकेट, एक निकालोगे उसमें से, तो एक पैकेट क्या बन गया? सिगरेट, वो पैकेट बन गया, उसके अंदर से एक सिगरेट निकाली। पीते तो नहीं हो ना तुम लोग, पता लगा पिन में बैठ जाओ। आगे देखो बेटा, आवेश का सबसे छोटा रूप कौन सा होता है? आवेश का सबसे छोटा, अब हम किसी को भेज रहे हैं तो कोई जाएगी चीज, सबसे छोटा रूप इलेक्ट्रॉन ही होता है। आवेश का सबसे छोटा रूप कौन सा होता है? द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। द स्मॉलेस्ट फॉर्म लिख लो, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? ये पूरा लिख लेना इलेक्ट्रॉन, मैं इसी से लिख रहा हूं, ठीक है। आवेश का सबसे छोटा रूप कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। लेकिन आजकल, अब आगे 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 समझना है, आगे समझना है, लेकिन आजकल के वैज्ञानिकों ने, टुडेज साइंटिस्ट जो है ना, साइंटिस्ट, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ लिया। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके भी इन्होंने टुकड़े कर दिए ऐसे, ठीक है। और जो सबसे छोटा रूप मिला उसको बोलते हैं क्वार्क, क्वार्क्स, क्वार्क्स ही क्वार्क्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा रूप होता है। कौन? क्वार्क्स। हिंदी में क्या लिखोगे? क्वार्क। ये इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा रूप होता है। अब ये किस फॉर्म में होता है? प्लस माइनस E/3, प्लस माइनस 2E/3, प्लस माइनस चलते जा रहा है।
लेकिन ये जो फॉर्म है ना बेटा, ये फ्री स्टेट नहीं है, फ्री स्टेट में नहीं है। समझ आ गया ना? फ्री, हमने क्या बोला था, फ्री स्टेट वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी के पास चला जाता है और आ जाता है। इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये फ्री नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा जो पार्ट है वो भी खोज लिया है साइंटिस्टों ने। क्या नाम दिया उसका? क्वार्क। वो इस फॉर्म में होता है, प्लस माइनस E/3 और प्लस माइनस 2E/3 और प्लस आगे चलता है। इसको सुन लो बस, ये डैश में लगा नहीं, प्लस माइनस B, इसके बाद ये आ जाता है, ठीक है ना? ये सुनना है, ये सिर्फ। तो हमने ये पढ़ा है कि हमारे हिसाब से आवेश का सबसे छोटा रूप कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। हम क्या कर रहे हैं? आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, देन और लेन कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? क्या लिखोगे? अब हम भेज रहे हैं किसी को कुछ चाहिए होगा, किसी को कुछ लेना होगा। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। समझ में आ गया? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म में जाएगा। इंटीग्रल फॉर्म से मतलब हमें समझ में आता है इंटीजर। इंटीजर से हम समझते हैं हिंदी में पूर्णांक। उसको तोड़ेंगे तो पूर्णांक को तो पूर्ण अंक, और पूर्ण अंक को और हिंदी में समझेंगे तो पूरा अंक, पूरा नंबर होना चाहिए, आधा पर्दा नहीं होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन को आप भेज रहे हो, ये एक मेरी कोई वस्तु है और ये मेरी एक कोई वस्तु है, ठीक है। यहां से मैं इलेक्ट्रॉन को रवाना किया तो क्या जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। फिर क्या जाएगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन भी भेज दिया मैंने उसको। कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए आपने? 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। और किसी ने डैश 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 करके और बना दिया और उसने कहा कि मैंने 18 भेजे इलेक्ट्रॉन इस बार, भेज सकते हो। तो ये सब पूर्ण संख्या 1 2 3 4 पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर चलते रहते हैं, ठीक है ना। इंटीजर पूर्ण धनात्मक भी चलता है, ऋणात्मक भी चलता है। अब देखो कैसे। अब अगर किसी ने मुझे बोला कि चाचा जी हमको मार्कर चाहिए, ये मार्कर चाहिए, ठीक है, पूर्ण संख्या, आदान प्रदान किसका? इलेक्ट्रॉन का कर रहे, पूर्ण संख्या होना चाहिए। किसी ने हमसे मार्कर मांगा का मार्कर चाहिए, तो हमने क्या किया? ढक्कन खोल के ये उसको दे दिया। क्या ये मार्कर है? नहीं है। हमने इसकी ये टोपी निकाल के उसको दे दिया। क्या ये मार्कर है? नहीं। चलेगा, वो चलेगा अगर वो आगे आगे वाला दे दिया, थोड़ी देर के लिए चलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये एक मार्कर नहीं हुआ। समझ आए या नहीं समझ आए? हम मार्कर की बात कर रहे हैं। किसी ने हमें बोला सर हमको मार्कर चाहिए, तो हमने कहा ये लो मार्कर, ठीक है। किसी ने हमको बोला सर हमको 2 मार्कर चाहिए, हमने कहा ये लो। बोलो मास्टर जी हमको 3 मार्कर चाहिए, हमने बोला ये 3 मार्कर है, दिख रहा है 3 मार्कर, ये एक ले ले, एक देते। ये वापिस ऐसे भी आ जाएगा, ये वापिस ऐसे भी आ जाएगा। लेन देन चलता रहता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का तो होता नहीं, वो तब समझ चुका हूं। एक क्या? पूर्ण संख्या। अब देखो किसी ने हमको बोला कि मार्कर दे, 1 मार्कर। मैंने कहा नहीं मैं 1 तो नहीं दूंगा, 1.33 मार्कर दूंगा। ये क्या है? ये क्या है? मैं ज्यादा होशियार बन रहा हूं, यही तो होगा और क्या। तो ये नहीं चलता है, ठीक है। √3 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? आप जानते हो √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। को बोले मार्कर दो, तो मैंने बोला √2 मार्कर ले ले, तू मेरे से एक काम कर, √2 मार्कर ले ले। √2 नहीं चलेगा, 1.414, क्योंकि पॉइंट आ रहा, पूर्ण संख्या आनी चाहिए। ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, पूर्ण संख्या आनी चाहिए। इंटीजर मतलब क्या होता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये प्लस में भी चल सकता है और इधर माइनस में चल सकता है, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये पूर्ण संख्या हो गई हमारी। लेकिन √4 अगर को बोले तो पूर्ण संख्या है। हाँ है, कैसे? अंडर रूट कितना होता है? 4 का 2 ही होता है, पूर्ण संख्या। 2 मार्कर पूछ रहा, ये ले 2 मार्कर, ये ले जा 2 मार्कर, ये ले, ये 2 मार्कर, बैठ गया, ये 2 मार्कर ले जा, ला दे 2 मार्कर। ले सकते कहा था इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान, ठीक है। ये नहीं चलेगा। यानी अब हम उसको क्या भेज रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके जा रहा है? चार्ज लेके जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है तुम जानते हो, बस खत्म खेल। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना वो हमसे लेके चला गया। 1 इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इसको 2 से गुणा कर दो, तो 16 दूनी 32 पॉइंट लगा हुआ है, लगा देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज कितना चला गया उसके पास में? इतना चला गया। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला 3 जाएंगे, लेकिन यहाँ 3.2 नहीं, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इस नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो इलेक्ट्रॉन को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन था, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो ये आएगा। हम तो मल्टीप्लाई वो कर जाए। अब इसी को ही
इसी को 1.6 को अब हमने अभी 2 से मल्टीप्लाई किया तब तो हमें ये मिला, अब हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 को, तो 16 3 48 4.8 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम 3 दे दिए ना, इधर 3 लिख रहे हैं, क्या दिए 3 इलेक्ट्रॉन, क्या लिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये लिख दिए, और 3 तो गुणा कर ही दिया, और इलेक्ट्रॉन क्या था, ये था, उस पर आवेश था, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था, वो हमने दे दिया। ये 4 दे दोगे 16 चौक 64, 5 दे दोगे 16 5 80, 8 गुणा 10 की पावर -19। अब आप बोलोगे चाचा जी पावर चेंज नहीं हो रही, मास्टर जी पावर चेंज करो, पावर चेंज क्यों नहीं करो, गुणा कर रहे हो तो खाली इसको क्यों कर रहे हो, इसको कर रहे हो, तुम लोग करते रहना, समझे ना, ज़्यादा होशियार मत बनो मेरे सामने, गुणा करो इनको पावरों को, तो मालूम नहीं है अभी, इतना गुणा करने नहीं आता तो कहाँ मार इकट्ठे कर ली, पढ़ा किसको रहूँगा। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान सदैव पूर्ण संख्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल या इंटीग्रल फॉर्म में होता है, इंटीजर होता है, √2 नहीं आएगा लेकिन √4 आ सकता है, √9 आ सकता है, √9 का कितना होता है 3, पॉइंट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, चलेगा, दौड़ेगा, फटाक से सटाक। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि मैं तेरे को इतना इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। अब देखो पॉइंट से अब इलेक्ट्रॉन का मार्कर का आधा कर दिया, ये मार्कर का आधा कर दिया, ठीक है, पूरा एक मार्कर था आधा कर दिया, तो आधे को कैसे लिखते हैं 1/2, या और कैसे लिखते हैं 0.5। ये भिन्न संख्या है, ये दशमलव संख्या है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये डेसिमल फॉर्म है, लिख सकते हैं दोनों, पसंद आए जैसी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब किसी ने हमको बोला आधा मार्क कर दो, करेगा क्या आधा मार्कर का, आचार डालेगा क्या, तो किसी ने हमने किसी को बोला आधा इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा था बाहर, ये चक्कर लगा रहा था एक इलेक्ट्रॉन, एक ये हमें ये वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ये बाद में ले लेंगे, ठीक है ना। अब हमें ये इलेक्ट्रॉन चाहिए था, हमने कहा नहीं एक नहीं चाहिए हमको, आधा चाहिए, तो 16 का आधा कितना होता है 8, फिर तो ऐसा हो जाएगा 0.8 गुणा 10 की पावर -19 हो जाएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नहीं है। अच्छा ये क्यों नहीं है, तो ये हमें किसने बताया, ये हमको बताया था सर मिलिकन ने, ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, एक तेल की बूंद पर एक प्रयोग किया था, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वही जाएगा, और वो होता है 1.6, जो अपन लिखते हैं ना बेटा, वो अपन थोड़ा आधा अधूरा लिखते हैं, 0.21 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, लेकिन जनरली में क्या माना जाता है, अपन ये तो लिखते हैं, तो मिली करने का ये चीज जाएगी, किसी के पास जाएगी तो 0.8 नहीं रखते, अब ये जाएगी। अब उसके पास अगर 2 जा रही है तो इसको 2 से गुणा कर दो, 3 जा रही है उसको 3 से गुणा कर दो, तो 16 दूनी 32, 16 3 48 कर दी हमने। अब आप बोलोगे ये पूर्ण संख्या नहीं है, अरे पूर्ण संख्या जा चुकी है बेटा, ये है पूर्ण संख्या, तो 2 3 ऐसे क्या कर दो, ठीक है ना। तो यहां से फिर एक फॉर्मूला निकल के आया कि कितना जा रहा है। अब वो क्या बोल रहा है, उसने 3 भेजे फिर 18 भेजे, वो बोल रहा है मैं तो n इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, कितने दे रहा हूं n इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। n क्या है, इंटीजर है, हो सकता है, हाँ हो सकता है। n मतलब क्या, चलो मतलब कुछ नहीं होता है n का मतलब बहुत सारे भेज दिए, मान लो 1000 भेज दिए, 10,000 भेज दिए, 5 लाख भेज दिए, 50 लाख इलेक्ट्रॉन भेज दिए, बहुत कम बोल रहा हूं बेटा इलेक्ट्रॉन, 50 लाख इलेक्ट्रॉन को बड़ी बात नहीं है, 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, अभी देखना 10 की पावर 12, ये कितने होते हैं 10 की पावर 12, 0 चेपो 12 और फिर उसको गिनती करो, यूनिट एंड देन 10 देन 1000 देन मिलियंस देन 10,000 देन मिलियन देन 10 मिलियन देन बिलियन और फिर 10 ट्रिलियन, हिंदी वाले इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 खरब 10 खरब पदम 10 पदम कदम 10 कदम शंख 10 शंख नील 10 नील, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं हमने एल इलेक्ट्रॉन भेज दिया, क्या है चार्ज है, क्यू चार्ज होता है, क्या भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, कितने भेजे n क्या है, एक भी हो सकता है, n क्या है देखो यह लिखा हुआ, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 4 क्या जूते दे रहे हैं उसको, नहीं उसको मार्कर दे रहे हैं, नहीं उसको क्या दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अगर जूते दे रहे होते उसको कि तू जूते ले जाए ऐसे, तो n जूते लिखते कि n जूते दे दिए। जब मान लो कोई दुकान वाला है आपके आसपास में, जो दुकान वाले होते हैं ये सामान मंगवाते हैं बाहर से, जूते की दुकान वाला, तो उसने दिल्ली से जूते मंगवाए बेचने के लिए, ठीक है, तो वो क्या मंगवाएगा जूते, तो लिखेगा ना जूते भेजना, ऐसा तो नहीं ना शर्ट मंगवा लेगा, दुकान जब जूतों के जूते बेचेगा, तो उसने n जूते मंगवा लिए, हमने यहाँ पे क्या n इलेक्ट्रॉन या तो दे दिए या ले लिए, ये फॉर्मूला बन गया Q बराबर n। अब एक ध्यान रखना, ये जो n होता है ना बेटा, ये n ये मैं छोटा लिखते हुए आया हूँ, बड़ा भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। n मतलब क्या हो गया नंबर है, तो ABCD आपने सीखी है, n बराबर है स्मॉल ABCD, और ये कैपिटल वाली आ गई। तो एक हमने n वाला फॉर्मूला और कहाँ पढ़ा, पहले दिन पढ़ा, याद आ रहा है, हाँ क्या हमने कहा था कि द्रव्यमान में कुछ बदलाव आया था, चेंज इन मास n, क्या है इलेक्ट्रॉन आया, कितने आए n आए, n मतलब क्या लाखों करोड़ों आए, कौन है इलेक्ट्रॉन, तो कितना मास बदला, तो इलेक्ट्रॉन पे एक पे मास कितना था, ये राम जी के चरणों में, ये E का मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान,
एक इलेक्ट्रॉन आया तो उसका द्रव्यमान कितना, 9.1 गुना 10⁻31। 2 इलेक्ट्रॉन आए तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, 3 आए बदल जाएगा, 1 गया तो बदल जाएगा, 2 गए बदल जाएगा उसका मास। तो ये तो आ गया मास, यहाँ पे हमने लिख दिया मास यानी द्रव्यमान, और यहाँ लिख दिया हमने इलेक्ट्रॉन। इस n को भी हम, अब ध्यान रखना बेटा न्यूमेरिकल आएंगे, कंफ्यूज मत हो जगह। हाँ 2n अब आप पढ़ चुके हो, n me, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n me, और q बराबर एक नया फॉर्मूला यहाँ बन गया अब हमारा क्वांटाइजेशन। ये तो आपने 10वीं में पढ़ा हुआ था बेटा वैसे तो, ne। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद में अभी इसके अंदर एक न्यूमेरिकल ऐसा आएगा जिसके अंदर आपको केमिस्ट्री याद करनी पड़ेगी, वो आवोगाद्रो नंबर वगैरह, मोलर मास निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान क्या है वो सब निकाल के न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। वहाँ फिर एक फॉर्मूला आएगा, वहाँ जब फॉर्मूला आएगा तो वहाँ कैपिटल एन यूज होगा। तो कैपिटल एन यूज होगा तो फिर आप बोलोगे सर छोटा एन कैसे है, फिर बड़ा एन आ गया, नहीं वो एक ही, छोटा एन बड़ा एन एक ही चीज़ है, एन मीन्स एन। बैठ गया, यहाँ पे अब हम ये चीज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले तो अभी आपके ये आ चुके हैं, एक फॉर्मूला और आ जाएगा एन का, कि एन किस किस में आ रहा है, एन इसमें आ रहा है, एन इसमें आ रहा है, तो ये तो 2 फॉर्मूले बन गए। एन छोटा इसमें भी आ रहा है, छोटा भी इसमें आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक तीसरा फॉर्मूला और आ जाएगा तो उसमें भी एन आ जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल करने में आसानी रहेगी, समझ में। जब करेंगे तब पता चलेगा न्यूमेरिकल का कि हाँ इजी लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि हाँ अब हमारे दिमाग में हमको ये मालूम है कि जो छोटे एन या बड़े एन कितने ही हो, एन हमें मालूम है, इन फॉर्मूले में इस्तेमाल हुआ है एन अभी तक जो हमने फिजिक्स पढ़ी। बैठ गया। तो ये जो फॉर्म है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। तो आवेश का क्वांटीकरण भी हमने पढ़ लिया, और इसमें अब कुछ बचा नहीं। इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, ले सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन दिया, एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या बढ़ते थे 10 100 1000 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब कितने भी दो, एन लगा दो। क्यों क्या होता है, आवेश, चार्ज। इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया उसको। भाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अपने साथ मास तो लेके जा रहा है, तो मास तो हम पढ़ लिए। अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अपने साथ चार्ज भी लेके जा रहा है। हम ये बोल रहे हैं चार्ज भी लेके गया इलेक्ट्रॉन अपने साथ, कुछ आवेश था उसके अंदर, कुछ ताकत थी काम करने की, शक्ति थी उसके अंदर, आवेश था, वो चार्ज था, वो कुछ कर सकता था। तो हमने कहा कि भाई ये लो, ये इतना आवेश गया, ये वाला। यहाँ हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन गया तो अपने साथ भार लेके गया, द्रव्यमान। द्रव्यमान और भार थोड़ी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अब जनरल में क्या पढ़ो तो एक ही चीज़ है, तो कुछ फर्क नहीं है। तो सीधा 10 ग्रेविटी से गुणा करना कुछ, बस वो थोड़ा क्या होता है उसको फोर्स बोल देते हैं, ठीक है ना। भार मतलब फोर्स हो गया, मतलब बल हो गया। भार मतलब बल ही होता है। द्रव्यमान मतलब मैस, यानी उसकी इकाई क्या हो जाएगी, किलोग्राम हो जाएगी। और भार की इकाई क्या हो जाती है फिर, न्यूटन हो जाती है, क्योंकि फोर्स की इकाई कहीं भी जाओ न्यूटन है। ये 2 फॉर्मूले बन गए। बोलो यहाँ तक तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया। ये अलाउड नहीं है, 0.8 अलाउड नहीं है, 0.6 गुणा 10 की -19 मिनिमम ये अलाउड है। किसने कहा था, मिलिकन, सर मिलिकन ने कहा था। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, तेल की बूंद पे प्रयोग किया था, तो वहाँ से उन्होंने बताया था हमको कि भाई ये इतना जाएगा एक चार्ज जो है, और वहाँ से उन्होंने फॉर्मूला बना दिया। अच्छा अब इस फॉर्मूले में एक प्लस माइनस भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत डरने वाली। आगे मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे, परिमाण वो सब बताएंगे जब आगे काम आएगा। तो ये उतार लो, ये चारों के चारों तुम्हारे गुण धर्म हो गए हैं, प्रॉपर्टी हो गई है। किसकी, चार्ज की, चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई, चार्ज के गुण धर्म हो पढ़ लिए अब हमने। ध्यान रखना पक्का क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। क्यों, इस बार तो पक्का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कोर्स बहुत कम हुआ है, उसका कुछ है ही नहीं देने के लिए। देगा क्या वो छोटी छोटी चीज देगा। एनिहिलेशन दे सकता है, शून्यकरण, सर्वनाश, जो भी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, कर लोगे। कहीं कुछ रेडियो धर्मी फर्मी डरने की कहीं जरूरत नहीं है। क्वांटाइजेशन नाम सीखो, नाम से दोस्ती कर लो। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आएगा अभी, प्लांक क्वांटम्स लॉ। तो क्वांटम तो नाम तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। याद था क्या तुम्हारे 11th, ओ मान तुमको, हाँ गुड। तो ये हो गया, चारों का हमने पढ़ लिया अभी, और बाकी करेंगे। तो थोड़ा सा पढ़ते रहो, मेहनत करोगे। एक चीज ध्यान रखो, नोट करते रहो इन चीजों को। समझ में आया, ये जो चीजें दिख रही है ना, कॉपी लो, लिखो उनको। मैं इसीलिए कम बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना लिख लोगे और जो मैंने बोला वो लिख लोगे, बहुत आसान लगेगी। फिजिक्स को क्या कर देंगे हम लोग, ढेर करेंगे। क्या करेंगे, ढेर करेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि उन बातों में मत जाओ कि फिजिक्स क्या है, जस्ट नोइंग द लॉ ऑफ नेचर, फिनोमिना, हाँ वो सब ठीक है, लेकिन हमको त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री और फोर्स, बल निकालना है हमको। फिजिक्स में अगर आ रहे हैं तब हमको फिजिक्स आसान लगेगी। मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद धीरे धीरे जब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, ये हमारे हो गए सिद्धांत, इसके बाद अब जो छोटे मोटे ज़्यादा कुछ है, न्यूमेरिकल चालू, न्यूमेरिकल में लाइन लगाएंगे फिर अपन,
और फिर कूलम्स लो तो बहुत ज़रूरी है ना, क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करो, उन चीज़ों को लिखते रहो, ठीक है। और कोई छोटी मोटी गलती है तो कमेंट में बताया करो, ये टीचर हैं, भूल जाते हैं, है ना, हो जाती है गलतियाँ। मिस्टेक्स आर ऑलवेज फॉरगिवेबल इफ वन हैज़ द करेज टू एडमिट दैट। गलतियाँ हमेशा माफ़ है अगर हम पहले ही बोल देते हैं। हाँ, लिखने में कोई गलती हो जाती है, प्लस बोल रहे पता लगा माइनस लिख दिया, जोड़ क्या 3 और 7 का पता लगा 10 लिखना था, लिख दिया 11, हो जाती है। कमेंट में बता देना, कोई दिक्कत, ठीक है, सॉर्ट आउट करेंगे, मेहनत करो, गुड।